Hello kids, how are you? I hope you all are very fine. Welcome all of you to my प्यारा सा YouTube channel. Today we are going to start chapter 10 Gravitation of class 9th. I hope आप सब ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा एंड सारी की सारी वीडियोस को अच्छे से देखा होगा, सब लर्न किया होगा एंड वीडियोस लाइक कर दी होगी. आई होप गाइज आपके एग्जाम में मेरे नोट्स के बाहर कुछ आ नहीं रहा होगा. सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन. अब हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन ऑफ क्लास 9th को. भैया ग्रेविटेशन होता क्या है? एक बात हमेशा के लिए याद रखो, चाहे वो तुम हो, तुम्हारे दोस्त हो या पार्टनर हो, बेस्ट फ्रेंड हो, कपल्स हो, चाहे जो मर्जी हो, इस दुनिया में हर एक बंदा दूसरे बंदे को अट्रैक्ट करता है. क्या बोला मैंने? इस दुनिया में हर एक बंदा दूसरे बंदे को अट्रैक्ट करता है. सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यही अट्रैक्शन का फोर्स, इसी को हम ग्रेविटेशन कहते हैं. ठीक है, ग्रेविटेशन का मतलब है अर्थ तुम लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, अपनी तरफ खींच के रख रही है. जब तुम एक एप्पल ऊपर फेंकते हो तो वो एप्पल नीचे ही क्यों आता है, ऊपर आसमान में क्यों नहीं चला जाता? ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि आपकी जो जमीन है, दैट इज आपकी जो अर्थ है, वो उस एप्पल पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है और उसको खींच रही है. इसी तरह से इस दुनिया में हर एक इंसान अर्थ से, फ्लोर से बाइंडेड है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. क्लियर? जल्दी से हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ. ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ का क्या मतलब है गाइस? देखो, सबसे पहले मैंने एग्जांपल ही लिख दिया है. इफ वी रिलीज अ स्मॉल स्टोन विदाउट पुशिंग इट फ्रॉम अ हाइट. ठीक है, हमने एक छोटा सा स्टोन लिया और उसको रिलीज कर दिया. इट एक्सप्लोरेट टुवर्ड्स द अर्थ. ऐसे हमने एक स्टोन फेंका, वो हमेशा अर्थ की तरफ आता है, जमीन की तरफ आता है. द स्टोन इज एक्सप्लोरेटेड टुवर्ड्स द अर्थ, इट मीन सम फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट. ठीक है, अब कोई चीज अर्थ की तरफ आ रही है, इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स है जो उस चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. सो बेसिकली उस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं. द फोर्स विच पुल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ. इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ. क्लियर? देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो स्टोन था वो भी अट्रैक्ट कर सकता है अर्थ को. इट मीन्स each and every object in the universe attract every other object. This is the law of gravitation. देखो, ये आपकी अर्थ है, ये आपका अनदर प्लेनेट है, ये दोनों भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं by the force of gravitation. So force of gravitation is the force of attraction between two person, between earth and person, between earth and object. तो अगर कहीं पे भी force of gravitation आ रहा है, इसका मतलब वहां पे force of attraction है. क्लियर? अब बेसिकली इस ग्रेविटेशन को बताया किसने? न्यूटन ने बताया. इसलिए हमने इस लॉ को क्या नाम दे दिया? न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ठीक है, तो न्यूटन आराम कर रहे थे, आराम से पेड़ के नीचे. उन्होंने देखा कि एप्पल गिरा है और उनके सर पे लगा है. वो ये सोचने बैठ गए कि भाई ये एप्पल ये नीचे ही क्यों गिरा है, ये ऊपर क्यों नहीं उड़ गया? इस दुनिया में कोई भी चीज गिरती है तो वो नीचे की तरफ ही क्यों आती है, वो ऊपर क्यों नहीं उड़ जाती? तो उनको आंसर मिला कि हमारे हर एक ऑब्जेक्ट को या हमको अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, जिसको हम ग्रेविटेशन कहते हैं. और न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन निकाल दिया. क्या निकाल दिया? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन निकाल दिया. ठीक है, तो सर इसैक न्यूटन इन 1687 proposed a law about the force of attraction between the two objects in the universe. उन्होंने बोला इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट, मतलब हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है और इसी को हम क्या कहते हैं? न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तुम भी अपने बीएफ को जाके अट्रैक्ट करते हो, है ना? तुम भी अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ जाके बैठते हो, इसका मतलब तुम दोनों एक दूसरे से अट्रैक्टेड हो, है ना? जिस तरह से इस दुनिया में हर एक बंदा दूसरे बंदे से अट्रैक्ट होता है, उसी लॉ को ग्रेविटेशन कहते हैं. सो दैट लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. बात खत्म. ठीक है, अब इसके कुछ पोस्टुलेट थे, उसको याद कर लीजिए. 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है. इस लॉ ने क्या कहा? इस लॉ ने कहा that every mass in this universe attract every other mass with a force which is directly proportional to the product of two masses and inversely proportional to square of distance between them. देखो मैं तुम्हें समझाती हूँ. ये क्या कह रहा है?
ये बोल रहे हैं कि भैया इस दुनिया में हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है। अब मैं, ये देखो, अगर ये मैं हूं, ये आप हो, अगर मैं आपको अट्रैक्ट कर रही हूँ, इसका मतलब मैं आप पे कोई फोर्स लगा रही हूँ। जो फोर्स होगा ना, जो मैं फोर्स लगा रही होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा गाइस? मास के। सो मेरे मास के, दैट इज m1, और आपके मास के m2। सो बेसिकली जो भी मैं फोर्स लगा रही होगी वो हमारे मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, दैट इज m1 एंड m2। क्लियर? जो भी मैं फोर्स लगा रही होगी, 1 मिनट, देखो, जो भी मैं फोर्स लगा रही होगी वो हमारे मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मैं अपना मास बढ़ा दूं तो मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, अगर मैं मास कम कर दूं तो मुझे कम फोर्स लगाना पड़ेगा। और फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? डिस्टेंस के स्क्वायर के, डी का स्क्वायर, डी स्क्वायर। ठीक है, ये सब नीचे लिखा हुआ है, आ जाओ पढ़ते हैं। 1 मिनट गाइस, यस कम हियर। देखो, जो फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 एंड m2 के, मतलब मास 1 एंड मास 2 के। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मास 1 एंड मास 2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के। क्या बोली मैं? अगर मैं हम दोनों का डिस्टेंस बढ़ा दूं तो क्या फोर्स ज्यादा होगा या कम होगा? ये थी मैं, ये रहे आप। ठीक है, अभी आप यहाँ पे थे, डिस्टेंस बढ़ा दिया, क्या मैं ज्यादा फोर्स लगा पाऊंगी? नहीं मैम। सो बेसिकली force of attraction is directly proportional to the mass and inversely proportional to the square of distance। अगर मैं डिस्टेंस बढ़ा दूं हम दोनों के बीच में तो मैं आपको बहुत कम फोर्स से अट्रैक्ट कर पाऊंगी। सो अगर डिस्टेंस बढ़ जाता है तो फोर्स कम हो जाता है। क्लियर? तो हमने फोर्स का क्या फॉर्मूला लिखा है? F इज इक्वल्स टू जी एम वन एम टू बाय डी का स्क्वायर, जी एम वन एम टू बाय डी का स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो जो आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आया वो किसके प्रोपोर्शनल आया? m1 m2 बाय डी का स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। और g क्या है? यूनिवर्सल कांस्टेंट है, g इज नोन एज यूनिवर्सल कांस्टेंट। इसकी एक वैल्यू फिक्स्ड है 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। ये आपको याद रखनी है और कुछ नहीं कर सकती मैं। ठीक है, ये जो आपके पास बड़ा जी आया उसको हम क्या कहते हैं गाइस? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। इसके पास एक फिक्स वैल्यू होती है, दैट इज 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और इसको हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, इफ यूनिट ऑफ एफ इज इन न्यूटन, हमको पता है जो फोर्स होता है हमेशा न्यूटन में लगता है। ठीक है, जो मास होता है वो हमेशा केजी में लगता है, डिस्टेंस हमेशा मीटर में लगता है। सो बेसिकली आपके पास जी की यूनिट आ जाएगी, दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसको ऐसे ही रट लीजिए। क्लियर? अगर हम रिलेशनशिप देखें न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में और न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, तो मैं आपको हिंदी में समझा रही हूँ, पहले समझो, सुनो मेरी बात। देखो, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का क्या मतलब था कि ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? हर एक बंदा एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अगर हम बात करें एक स्टोन की और अर्थ की, तो बेसिकली अर्थ स्टोन को अट्रैक्ट करी है जिसकी वजह से स्टोन अर्थ के ऊपर गिर रहा है। तो क्या स्टोन अर्थ को अट्रैक्ट नहीं कर रहा? थर्ड लॉ तो यही कहता है ना कि अगर ये फोर्स लगा रहा है तो ये भी तो फोर्स लगाएगा। तो बेसिकली स्टोन भी अट्रैक्ट करता है, लेकिन स्टोन का मास ही कम है, जिस वजह से हमको स्टोन का फोर्स फील ही नहीं होता। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ डोमिनेट कर जाता है। देखो, according to the Newton third law of motion, every object exert equal and opposite force on other object in opposite direction। हम पढ़कर आए हैं चैप्टर नंबर 8 में। और न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एवरी मास इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर मास। लेकिन इन केस ऑफ फ्रीली फॉलिंग स्टोन एंड अर्थ, द स्टोन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ, इट मीन्स द अर्थ अट्रैक्ट द स्टोन। बट अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, द स्टोन शुड ऑल्सो अट्रैक्ट द अर्थ। स्टोन को भी अट्रैक्ट करना चाहिए अर्थ को। एंड रियली इट इज true that stone also attract the earth with the same force, that is m into a, but due to very less mass of the stone, the acceleration is 0। ठीक है, तो भैया स्टोन का मास ही बहुत कम है जिसकी वजह से आपका जो स्टोन है
जो आपका स्टोन है वो अर्थ को अट्रैक्ट कर ही नहीं पाता। ठीक है, अगर हम बात करें इन दिस द वेलोसिटी इज दिस, देखो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम क्या कहते हैं, जी कहते हैं। जैसे तुम स्कूटी चलाते हो तो स्कूटी चलाते वक्त तुम रेसे देते हो, रेसे देने को हम क्या बोलते हैं, एसेलरेट करना। तो बेसिकली एसेलरेट कर रहे हो उसको हम बोलेंगे ए, लेकिन ग्रेविटेशन में एसेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, जी। और छोटा जी इसकी वैल्यू क्या होती है, 9.8 या फिर 10। हम सबको पता है एसेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, तो इसकी भी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। इसको याद कर लीजिए, आपके पास एक फोर्स का एक और फॉर्मूला है, m इंटू छोटा जी। ठीक है, उसके लिए आपको ये सब याद होना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये आपकी एनसीईआरटी की बैक पे भी गिवन है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सो अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, सो द फोर्स, ये वो फोर्स है जो बाइंड करेगा तुम्हें अर्थ के साथ। ये वो फोर्स है जिसकी वजह से मून अर्थ के अराउंड घूमता रहता है। ये अर्थ घूम रही है, इसके अराउंड मून हमेशा घूमता रहेगा क्योंकि अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ये एक ऐसा फोर्स है जिसकी वजह से अर्थ सन के अराउंड घूमती रहती है। द टाइड ड्यू टू द मून इन द सी, भैया मून की वजह से जो सी के अंदर टाइड्स आती है वो भी ग्रेविटेशन की वजह से ही आती है। अब ये बोल रहे हैं फ्री फॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू फ्री फॉल। ये क्या बोलना चाहते हैं, बोल रहे हैं कि अगर तुम एक बॉल को ऊपर फेंकोगे तो वो एकदम नीचे आ जाएगी। जब वो नीचे आएगी अपने आप, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्री फॉल। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है उसके अंदर एक एक्सेलरेशन होती है जिसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड इट रीचेस सर्टेन हाइट, देन इट स्टार्ट फॉलिंग डाउन, ठीक है, टुवर्ड्स द अर्थ। It is because the earth gravitational force exert on it. तो बेसिकली हम क्या करते हैं, जब भी एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं वो हमेशा नीचे आने लग जाता है। ठीक है, वो नीचे आने लग जाता है, क्यों, क्योंकि अर्थ उसको अट्रैक्ट करती है, इसलिए वो नीचे गिरेगा। इसको हम क्या बोलेंगे, फ्री फॉल। द फॉल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्थ, तो ये जो फॉल हो रहा है ऑब्जेक्ट का अर्थ के इन्फ्लुएंस की वजह से, इसी को हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों, फ्री फॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट का गिरना किस वजह से, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, उसी को हम क्या कहेंगे, फ्री फॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट। ड्यूरिंग द फ्री फॉल जब होता है, डायरेक्शन डू नॉट चेंज, डायरेक्शन चेंज नहीं होती, बट वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंजेस। जब भी फ्री फॉल होगा तो फिर ऐसे गिरेगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, लेकिन वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज होगी, दिमाग में बिठा लो। ठीक है, तो वेलोसिटी जहां जहां चेंज होती है उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। सो विच इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एक्सेलरेशन हम चैप्टर 8 में भी पढ़कर आए हैं। जब जब वेलोसिटी चेंज होगी तब तक एक्सेलरेशन लगेगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा वी मतलब चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है। सो अगर आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है फ्री फॉल के समय तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। सो द यूनिट, इसकी जो यूनिट होगी वो हमेशा सेम रहेगी एज दैट ऑफ द एक्सेलरेशन, मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो फ्री फॉल एंड प्रोजेक्टाइल मोशन, ये देखो ये बंदे ने एक स्टोन फेंका, ये स्टोन फटाफट से नीचे गिरे जा रहे गिरे जा रहे गिरे जा रहे गिरे जा रहे। ठीक है, ये स्टोन उछाला, ये स्टोन उड़ा और उसके बाद नीचे गिरे जा रहे गिरे जा रहे गिरे जा रहे गिरे जा रहा है, अपने आप गिर रहा है ना, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, फ्री फॉल। और ये फ्री फॉल हो किस वजह से रहा है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। देखो यहाँ से फेंका, ये यहाँ तक गया, उसके बाद अपने आप नीचे आ रहा है। सो दिस इज द फ्री फॉल ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड इट्स वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ओके, तो ये मैंने आपकी बना दी पूरी की पूरी अर्थ। ये बोल के रहे द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होती है एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट के अंदर ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो क्वेश्चन आता है आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक ही मतलब है, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी में ड्यू टू द gravitational force of the earth is known as acceleration due to gravity. It is known as acceleration due to gravity. बात खत्म। तुम इसको छोटे जी से रिप्रेजेंट करोगे, ये हमेशा टूवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ लगेगा,
ठीक है। और वैल्यू ऑफ जी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ क्या होता है, ये होता है। इसको याद मत करो, बेकार का है, इसे छोड़ दीजिए। ठीक है, इसे छोड़ना है, इस फॉर्मूले को छोड़ना है। हाँ, इस फॉर्मूले को छोड़ना है। ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में फ़र्क क्या होता है। तो मैंने आपको दोनों समझा दिए। ये आपका होमवर्क है कि आपको होमवर्क में अच्छे से लर्न कर आना है। टेबल 3 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मास एंड वेट के बीच में डिफरेंस। किसके बीच में डिफरेंस मैम? मास एंड वेट के बीच में डिफरेंस। तो बेसिकली ये हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली ये चैप्टर का सारी थ्योरी खत्म हो जाएगी। ओके, सो तब तक के लिए ओके बाय। अच्छे से पढ़ते रहिए। टेक केयर गाइस।